नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लेबर इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर को, जो 7 जनवरी 2017 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में न्यूज़ लेटर कॉलम कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यही हमारे ऑप्शन है, मतलब 1 2 3 पहला ऑप्शन, 1 2 3 4 दूसरा ऑप्शन, उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन, उसके बाद चौथा ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है, ये बिंदु हैं, यही क्या हमारे ऑप्शन हैं। अब हम देख लेते हैं कि न्यूज़ लेटर कॉलम का मतलब है क्या। न्यूज़ लेटर कॉलम का मतलब हमारा हो जाता है कि जिस तरह के न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स होते हैं उसी तरह से हमें कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट पर एरिया सेलेक्ट करें, इंसर्ट टैब सेलेक्ट करें और टू टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंसर्ट से हम चीज़ों को इंसर्ट कराते हैं, ना कि कॉलम से इंसर्ट होंगे। दूसरा, डॉक्यूमेंट पर एरिया सेलेक्ट करें, इंसर्ट टैब, ये वही दिक्कत यहाँ पर भी है, यहाँ इंसर्ट टैब के बारे में बात की गई है। तीसरा, उस एरिया को सिलेक्ट करें जहाँ कॉलम प्रारंभ करने हैं, पेज लेआउट टैब सेलेक्ट करें और पेज सेटअप कॉलम में पेज सेटअप ग्रुप में जाकर सिलेक्ट कॉलम और टू पेज सिलेक्ट करें। तो मेरे हिसाब से यही तीनों प्रक्रियाएं क्या हैं, हमारे आंसर को सही करेंगी। अब हमें पता कैसे पड़ेगा कि हम सही हैं या फिर गलत हैं, तो हम एम एस वर्ड में जाकर देख लेते हैं। तो ये हमारा एम एस वर्ड खुल गया है। तो यहाँ पर आपको पहले से ही पहला पैराग्राफ सिलेक्ट दिखाई दे रहा होगा, और आपके बेहतर समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने जूम किया हुआ तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, इसे दो कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, पेज सेट लेआउट पर क्लिक करूँ। देखिए ये मैंने पेज लेआउट पर क्लिक कर दिया, और पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं पेज सेटअप एक ग्रुप है, और इसमें कमांड क्या है, कॉलम्स, और यहाँ जाकर मैंने टू सेलेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि जिस तरह न्यूज़पेपर्स में कॉलम होते हैं, आपका पैराग्राफ भी उसी तरह से दो कॉलम्स में डिवाइड हो गया। और यही करने के लिए हमसे पैराग्राफ बोला गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि हमने जो लिखा था वो सही है। अब हम ये देखेंगे कि व्यापम ने जो लिखा हमारे आंसर को सही किया है या नहीं किया। तो चेक करते हैं, बिल्कुल व्यापम ने ही वही किया जो हमने किया था। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के सफल कंपाइलेशन पर आपके मोबाइल पर ऐप के इंस्टॉलेशन के लिए आउटपुट फाइल डाउनलोड की जानी चाहिए। .apk, .jdk, .pdb, .hdk। तो बोला गया है कि आपने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बना लिया है और आप उसे किस में मोबाइल पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। देखिए यहाँ बोला गया मोबाइल पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो किसी भी मोबाइल ऐप का जो फॉर्मेट होता है वो होता है .apk फाइल, एंड्रॉयड पैकेज किट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एस एक्सेल में कौन सा फंक्शन रो डेटा को कॉलम में या कॉलम डेटा को रो में डिस्प्ले करता है। तो बोला गया है कि एक्सेल में अगर आप काम करना है और रो और डेटा को आप क्या करना चाहते हैं, इंटरचेंज करना चाहते हैं, मतलब रो वाला डाटा कॉलम से पहुंच जाए, कॉलम वाला डाटा रो में पहुंच जाए, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट। तो हम लगाने वाले हैं ट्रांसपोज आंसर। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, हाँ हमारा आंसर सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क या सब नेटवर्क जो स्टोरेज डिवाइसेस की शेयर्ड पूल को मल्टीपल सर्वर से इंटरकनेक्ट प्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला बोला गया है कि यह क्या एक हाई स्पीड नेटवर्क है, और जहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल सर्वर से इंटरकनेक्ट तथा प्रेजेंट करता है। अब क्या है, एक ऐसा नेटवर्क जो सर्वर्स के साथ में कनेक्ट रहता है और स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। तो आप यहाँ समझ रहे हैं, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो क्या डेडिकेटेड है किसके लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। और डेटा को स्टोर करने के लिए हम केवल एक ही नेटवर्क के बारे में जानते हैं, उसका नाम होता है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब ऑप्शंस में ढूंढते हैं, तो ये ऑप्शंस में हमारा सी पर मिल जाता है, तो हम सी लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, तो हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम संचालित किया जाता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर यह जांच करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन में यह बोलता है कि आपके हार्डवेयर की जांच कौन करता है, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हार्डवेयर की जांच करता है आपका पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो देख लेते हैं हम सही हैं या गलत हैं। तो हमारा आंसर इस बार भी सही है। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला, निम्न में से क्या विंडोज 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार प्रयुक्त हुआ है। टच यूआई, मेट्रो एप्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और विंडोज़ हाइपर बूट। अब बोला गया है कि जब आप विंडोज़ 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर में, तो सबसे पहले नई चीज़ क्या आई है। तो यहाँ पर जो सबसे नई चीज़ है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडोज़ 10 के साथ ही लॉन्च किया गया था। इससे पहले टच यूआई, मेट्रो एप्स या बाकी सारी चीज़ें पहले से उपलब्ध थी, लेकिन टच यू आप माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो कब आया, विंडोज़ 10 के साथ आया। अब आप देखेंगे कि विंडोज़ 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यही है। इसके अलावा विंडोज़ 8 का भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इसे बना दिया गया है। तो देख लेते हैं हम सही हैं गलत हैं।
तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। अब अगला क्या है, कौन सी लैंग्वेज एमएस एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करने के लिए प्रयुक्त होती है? जावा, विजुअल बेसिक, पीएचपी और सी। तो जब भी मैक्रो क्रिएट करने होते हैं तो मैक्रो को लिखा जाता है वीबीए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में। तो हम ढूंढते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, यही है हमारा दूसरा ऑप्शन विजुअल बेसिक है। तो यहाँ किसी भी जब भी आप एमएस एक्सेल में या फिर एमएस वर्ड में मैक्रो क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर मैक्रो जो क्रिएट होते हैं वो विजुअल बेसिक में क्रिएट होते हैं। और मैक्रो क्या होते हैं, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें, जिससे कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो एमएस एक्सेल की मैक्रो पर बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट निम्न रूप से जाने जाते हैं। अब सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा हुआ है, स्लाइड को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब स्लाइड एंट्री ले रही है। जब एक स्लाइड एंट्री लेती है तो दूसरी क्या होती है, एग्जिट करती है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ट्रांजिशंस। तो जब भी किसी स्लाइड की एंट्री या फिर एग्जिट के बाद जो स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशंस। तो ढूंढते हैं, हमारा पहली ऑप्शन क्या है, ट्रांजिशन है, तो हम लगाते हैं ट्रांजिशंस पर। इसे अब हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर सही है। चलिए दोस्तों, अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? HTTP कुकीज़ आपके कंप्यूटर पर छोटी टेक्स्ट फाइल्स में स्टोर किया गया डाटा, उदाहरण के लिए यूज़र नेम होते हैं। HTTP कुकीज़ ब्राउज़र पर एडोब फ्लैश फाइल प्ले करने के लिए जावा कोड में लिखी हुई स्क्रिप्ट्स होती हैं। HTTP कुकीज़ आपके सिस्टम में बुकमार्क किए गए URL को रक्षित करते हैं। और नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुकीज़ का काम होता क्या है। तो जब भी आप किसी ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं वहाँ दो तरह की फ़ाइल होती हैं, एक कैश फाइल होती हैं और दूसरी कुकीज़ होती हैं। तो कैश फाइल क्या करती हैं कि आपके वेब पेज को तेज़ी से लोड करने में मदद करती हैं। ऐसी फाइलें जो वेब पेज को तेज़ी से लोड करने में मदद करें उन्हें हम बोलते हैं कैश फाइल। वहीं पर ऐसी फाइलें जो क्या करती हैं, हमारे यूज़र नेम, हमारे पासवर्ड्स या हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने का कार्य करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कुकीज़। मतलब ये ऐसी फाइलें होती हैं जो डेटा को स्टोर करती हैं। अब डेटा को स्टोर करने के बारे में बात हमें किस ऑप्शन में की गई है, तो हम पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि फाइल में स्टोर किया गया डाटा, और हम जो उदाहरण देते हैं यूज़र नेम, यही चीज़ यहाँ इस्तेमाल की गई है। तो हम क्या देखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब बी भी पढ़कर देख लेते हैं। तो HTTP कुकीज़ ब्राउज़र पर एडोब फ्लैश अप्लाई करने की जावा कोड में लिखी हुई स्क्रिप्ट्स होती हैं। बिल्कुल नहीं, ये चीज़ नहीं होती। तो मैंने देखा कि जब पहला ऑप्शन है और दूसरा नहीं है तो ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो आंसर हम लगा के बढ़ेंगे ए। चेक कर लेते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। असंबंध विकल्प का चयन करें। GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, एडोब फोटोशॉप, इंक स्पेस और एडोब ड्रीम वीवर। तो यहाँ बोला गया है कि कौन सा संबंध नहीं है। तो अगर हम देखें, फोटोशॉप देखें, इंक स्पेस देखें और GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम देखें, तो ये तीनों ही क्या हमारे इमेज से संबंधित हैं, जबकि एडोब ड्रीम वीवर इमेज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर और हमारा हो जाएगा एडोब ड्रीम वीवर। अब मैं एडोब ड्रीम वीवर के बारे में डिटेल में बता सकता था, लेकिन समय की कमी की वजह से या फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा। बस आप ये समझ लीजिए कि फोटोशॉप, इंक स्पेस और GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये तीनों का इस्तेमाल इमेज के लिए किया जाता है। तो यहाँ मैंने लगाया डी। अब चेक कर लेते हैं मैं सही हूँ, बिल्कुल ये भी हमारा आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। MS वर्ड 2007 में थिएसर्स के लिए शॉर्टकट की है। अब ये क्वेश्चन आपके व्यापम में बहुत बार आ चुका है। तो थिएसर्स की शॉर्टकट की होती है Shift+F7, तो जो हमारे तीसरे ऑप्शन में दे रखी है। चेक कर लेंगे, जो कि हमारा आंसर सही है। अब हमसे बात की गई है कि वह कौन सा HTML5 टैग है जिसका उपयोग वेब पेज के भीतर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं, और HTML का सबसे नया वर्जन है HTML5 जो इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ नए टैग भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि सिर्फ HTML5 में काम करते हैं। अब बोला गया है कि हम एक वेब पेज के भीतर भी क्या दिखाना चाह रहे हैं, एक वेब पेज दिखाना चाह रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमारा इस्तेमाल होता है iframe नामक टैग का। तो मेरे हिसाब से आंसर होगा iframe। तो चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और अगर आप HTML के टैग्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है, जो कि आपके कमेंट्स और आपके वीडियो के लाइक पर निर्भर करेगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। Ctrl+H का इस्तेमाल MS वर्ड में डैश के लिए होता है। तो Ctrl+H का इस्तेमाल होता किसके लिए? तो हम सभी जानते हैं कि यदि आप MS वर्ड चला रहे हैं तो MS वर्ड में Ctrl+H होता है रिप्लेस टैब को एक्टिवेट करने के लिए। तो ढूंढते हैं रिप्लेस टैब के बारे में कहाँ बात की गई है। तो पहली ऑप्शन में रिप्लेस टैब के बारे में बात की गई। देखिए, ये रिप्लेस टैब के बारे में बात की गई है। रिप्लेस टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइनल रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना। इंसर्ट हाइपरलिंक टैब को एक्टिवेट करते हुए फॉन्ट फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना। इंसर्ट हाइपरलिंक टैब को एक्टिवेट करते हुए
इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना और ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन करना। तो जैसे मैंने बताया कंट्रोल+H किसके लिए, रिप्लेस के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर हम पहले वाले को आंसर लगा देते हैं। अब हम चेक भी कर लेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का भाग नहीं है। अब MySQL, MS एक्सेल, SQL सर्वर और NoSQL। अब बोला गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो क्या है माइक्रोसॉफ्ट का भाग नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का भाग नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट ये सारे क्या है MS पावरपॉइंट का आपके MS ऑफिस सूट का भाग है। वहीं पर MS एक्सेस क्या है माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के साथ आता जरूर है, लेकिन ये क्या है आपका सूट का हिस्सा नहीं माना जाता। तो आंसर हम लगाने वाले हैं बी। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे। मेमोरी कैश सामान्य रूप से निम्न में स्टोर होती है, DRAM, SRAM, रोम और फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो कैश मेमोरी होती है वो किसके रूप में स्टोर होती है, और ये हम सभी जानते हैं कैश मेमोरी SRAM या फिर स्टैटिक रैम के रूप में स्टोर होती है। तो हमारा आंसर है बी। तो चेक कर लें, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। MS पावर पॉइंट को आपकी स्पीच के साथ सिंक में ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड करने में सक्षम बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। स्लाइडर टाइमिंग्स, रिहर्स टाइमिंग्स, सेटअप स्लाइड्स और ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अब बोला गया है कि ये क्या करना है कि जब हम पावर पॉइंट में स्लाइड शो कर रहे हैं तो उसके साथ में हम जो बोल रहे हैं स्पीच है इसको हम सिंक करना चाहते हैं, और सिंक करने के लिए हमें किसी आवश्यकता है, रिहर्सल की आवश्यकता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिहर्स टाइमिंग का, ठीक है। तो हम ढूंढते हैं कि यहाँ रिहर्स टाइमिंग दिया हुआ है, बिल्कुल दे रखा है, तो मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा रिहर्स टाइमिंग। तो देखते हैं, रिहर्स टाइमिंग हमारा आंसर बिल्कुल सही है। रिहर्स टाइमिंग कमांड का इस्तेमाल MS पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि आप क्या कर पाओ, आप एक बेहतर स्लाइड्स को तैयार कर पाते हैं बार बार प्रैक्टिस करके और उस टाइमिंग को इस्तेमाल करके। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे हम। निम्न में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। डिवाइस ड्राइवर, असेंबलर, वर्ड प्रोसेसर और कंपाइलर। तो वर्ड प्रोसेसर जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो आंसर हम लगाने वाले हैं सी, वर्ड प्रोसेसर, जो कि हमारा सही भी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फॉर्मेट का उपयोग होता है। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं 0, 1 या फिर बाइनरी पर काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। तो चलिए अगला तो क्वेश्चन करेंगे हम। निम्न में से क्या यूनिक्स की कमांड नहीं है। तो यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कौन सी कमांड नहीं है। तो CD कमांड है, CHDIR चेंज डायरेक्टरी कमांड है, फाइल कमांड है, CLS कमांड नहीं है। तो अगर आप यूनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूनिक्स में CLS के स्थान पर क्लियर, CLEAR कमांड का इस्तेमाल होता है। वहीं पर डॉस चला रहे हैं तो यहाँ पर CLS कमांड का यूज़ किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर है डी, CLS। तो चेक कर लेंगे हम, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जावा स्क्रिप्ट सामान्य रूप से इनमें से किसके लिए इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है। इमेज मैनिपुलेशन के लिए, वैलिडेशन फॉर्म के लिए, कंटेंट में डायनेमिक बदलाव करने के लिए और उपयुक्त सभी। तो जावा स्क्रिप्ट वर्तमान में इंटरनेट के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाने वाली भाषा है, जिसका इस्तेमाल इमेज मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है, वैलिडेशन फॉर्म क्रिएट करने के लिए किया जाता है और कंटेंट आपके वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब ये तीनों चीज़ें ही जरूरी हैं। अगर ये तीनों हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे हम। निम्न में से क्या लॉजिक गेट नहीं है। तो ये लॉजिक गेट के बारे में कंप्यूटर के अलावा फिजिक्स में भी पढ़ा था। तो हम सभी जानते हैं एंड, और, नॉर, एक्सॉर ये सारे क्या होते हैं, लॉजिक गेट होते हैं। लेकिन एक्सनेंड नाम का कोई लॉजिक गेट नहीं होता। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे 2, जो कि हमारा सही भी है। तो चलिए दोस्तों अगला करेंगे हम। निम्न में से कौन सी फाइल MS वर्ड वर्जन 2007 तथा आगे वाले स्टार्ट करती है। winword.exe, word.exe, msword.exe और word 2016.exe। तो जब भी MS वर्ड को लॉन्च करने के कमांड के बारे में बात की जाए तो 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो या कोई सा भी वर्ड का वर्जन हो तो वहाँ पर हम winword कमांड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे ए, जो कि पूर्णतः सही भी होनी चाहिए, जो कि सही भी है। अगला क्वेश्चन क्या है। www ब्राउजर्स FTP तथा HTTP डैश लेयर के 7 लेयर OSI मॉडल में होते हैं। नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो वर्ल्ड वाइड
ब्राउज़र्स, FTP, www, ये सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन लेयर में कार्य करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। तो यहाँ आंसर लगा गया है हमारा बी, एप्लीकेशन लेयर, जो कि हम चेक भी कर लेंगे, जो कि सही है। अगर आपको सातों लेयर के बारे में जानना है तो मेरी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। किसी डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो पेज ओरिएंटेशन किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, डॉक्यूमेंट का पेज ओरिएंटेशन प्रिंटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन किया ही जाता है, परमानेंट नहीं है ये चीज़। पेज ओरिएंटेशन टाइपिंग के बाद सेट किया जाना चाहिए, नहीं, हम जब हमारा मन करे हम तब कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट का पेज ओरिएंटेशन परिवर्तित नहीं किया जा सकता, भाई किया जा सकता है। तो मैंने देखा कि दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है, आपका सही नहीं है। तो सही कौन सा बचा? केवल ए। तो मेरे हिसाब से आंसर ए है, जो कि सही भी है। अब हम करने वाले हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को। देखते हैं, निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग जीमेल, याहू, हॉटमेल संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और उपरोक्त सभी। तो जब भी अपन किसी ईमेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उस SMTP, POP, IMP सारे के सारे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। अगर आपको प्रोटोकॉल के बारे में ज़्यादा जानना है तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर मिल जाएगी। तो यह क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।